हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है उसको हम लोग यहाँ पर में शुरू करेंगे। उसका एक और सेशन हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर में जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर में देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि जैसे हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है 1200 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। तो चलिए हम लोग जल्दी से आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है बढ़िया तरीके से आपको याद करवा दूं आज के आज ही, ठीक है, और रिवीजन के साथ में हम लोग याद करें। देखिए, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन देखिए 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, आप लोगों का टीआरई की एग्जाम के अंदर में आ चुका है और आगे में फिर से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जगह आज वहां पर में जहां पर में आपका जो है पटना कॉलेज की इमारत है वहां पर में आज के समय में। ओके, चलिए। तो जो है फ्रेंड्स, पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 के अंदर में स्थापित की थी, ये याद रख लेना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डच किसको बोलते थे यहाँ पर में? जो नेदरलैंड के जो निवासी थे, नेदरलैंड्स, ठीक है, या जिसको होलैंड भी कहा जाता था पहले, अब तो नेदरलैंड बोलते हैं लेकिन पहले होलैंड भी बोलते थे इसको। तो नेदरलैंड या होलैंड के जो निवासी थे उनको डच कहा जाता था, ये आप लोगों ने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। ये कब पूछा गया था? 65th बीपीएससी जीएस 2019 के अंदर में, ठीक है, डन। अब देखो ध्यान से आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में और 69वीं बीपीएससी 29 सितंबर 2023 के अंदर में। इस क्वेश्चन में आप बताओ क्या फर्क है? आप लोग खुद से देखिए इस क्वेश्चन को। तो डच किन लोगों को कहा जाता है, कौन से देश के? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो अपना कारखाना उन्होंने 1632 में। देखो, ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन है आप लोगों का, ताकि आप लोगों को याद हो जाए और आप लोग मोटिवेटेड फील करें कि भाई आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो ये आपको वापस से एग्जाम के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। देखिए, ये क्वेश्चन था आप लोगों का जो मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोगों के जीएस में, पीआईटी में पूछ ले, 6 to 8 में, 9 10th में, 11 12 में, कहीं पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियम, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर में पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, ये पुस्तक किसने लिखी है? बेसिकली ये पुस्तक जो है फ्रेंड्स आप लोगों की जो इंडिया और उसके आसपास के जो इलाके थे, ठीक है, उसके जो शुरुआती ट्रेडर्स ने यहाँ का दौरा किया था इंडियन ओशियन का, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी के, उनके ऊपर में लिखी गई ये पुस्तक है। तो बताइए किसने लिखी थी ये पुस्तक? बहुत ही देखिए यहाँ पर में क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर में क्वेश्चन के अंदर में बोला गया आप लोगों से कि जो पुस्तक है पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? जी, तो यहाँ पर में कई सारे लोग जो है यहाँ पर में टेसियन लगा रहे हैं, कुछ लोग प्लिनी लगा रहे हैं, कुछ तो लोग टॉलेमी लगा रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रैबो लगा रहे हैं। बट आप लोगों को बता दूं इसका आंसर जो है वो है नन ऑफ दी अबो। कैसे? देखिए ध्यान से, अगर आप लोग को मैं बता दूं ये क्वेश्चन का आंसर एक बुक के जरिए, तो यहाँ पर में आप देख सकते हो ये बुक है वो आप लोगों की, ठीक है। इसको लिखा था विल्ड्रेफ एस स्कॉफ ने, ठीक है। तो विलियम एच स्कॉफ जो थे आप लोगों के, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम से, जिसके अंदर में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो भारतीय उपमहाद्वीप है और इंडियन ओशन है उसके आसपास में जो व्यापारी आए थे, ठीक है, उनके जो एक्सपीरियंस थे अफ्रीका, सिंध, ठीक है, रेड सी, उसके आसपास के इलाकों का उनका एक्सपीरियंस लिखा था उन्होंने कि किस तरीके से उन्होंने जो है अनुभव किया इस जगह के व्यापार का। तो आप यहाँ देख भी सकते हो, ट्रेवल एंड ट्रेड इन इंडियन ओशियन बाय मर्चेंट ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। इंडियन ओशियन के अंदर में जो व्यापारी थे जिन्होंने यहाँ पर में दौरा किया, ठीक है, उनकी क्या उनकी अनुभव थे उसको लिखा है द पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है। चलिए,
तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी जो है इसका ये तो बेसिकली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। जो लिखा गया था इस बुक का ओरिजिनल नाम था पेरिप्लस मैरिस एरिथ्रियाई, ऐसा उसका नाम था, बट आप लोगों को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ही याद रखना है। इंडिका का मूल लेखक कौन था? देखिए, इंडिका नाम की एक पुस्तक है जो बेसिकली अब तो खो गई है, खो गई है मतलब अब उसका मूल अंश हमारे पास में नहीं बचा है। बाकी और उसके समकालीन जो लेखक थे जिन्होंने उसका रेफरेंस दिया कि इंडिका में ऐसा लिखा था, इंडिका में वैसा लिखा था, ठीक है, तो उसी से हमको पता चलता है कि इंडिका नाम की जो है पुस्तक थी और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई, बट अदरवाइज एक्चुअल इंडिका किसी के पास में भी नहीं है आज। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आ चुका है आप लोगों का। तो इंडिका नाम की जो पुस्तक है ये लिखी थी फ्रेंड्स मेगास्थनीज ने, ठीक है, जो हम लोगों को रेफरेंस मिलते हैं उसके अनुसार मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, और ये पुस्तक लिखी थी उसने ग्रीक भाषा के अंदर में, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर में लिखी थी। मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? ये एनसीईआरटी के अंदर में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को कि मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था। तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल के अंदर में ये भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी एक एम्बेसडर था। इसको भेजा किसने था? क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो याद रखना है सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है। तो मेगास्थनीज को भेजा किसने था? सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी राजा था, ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर वैसे जो अलेक्जेंडर है ना उसका जनरल हुआ करता था, उसका सेनापति हुआ करता था। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद में खुद राजा बन गया ये, ठीक है, और उसका ये वो था आपका राजदूत भारत के अंदर में मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी चाणक्य की मदद से, और चाणक्य जो है उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है ये क्वेश्चन आ जाए तो चाणक्य, ठीक है, जिनको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। चाणक्य को ही इंडियन, ठीक है, मैकियावेली के नाम से भी जानते हैं। मैकियावेली जो है एक व्यक्ति थे, ठीक है, इटली के अंदर में, उन्होंने द प्रिंस नाम की पुस्तक लिखी थी मैकियावेली ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बात हो रही है आप लोगों की इंडिका की, तो इंडिका जो है पुस्तक वो लिखी थी आपके मेगास्थनीज ने ग्रीक भाषा के अंदर में इंडिका, और सेल्यूकस निकेटर के वो राजदूत थे, ठीक है, भारत के अंदर में। किसके दरबार में थे बताइए जल्दी से। चलिए, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने 2500 से ज्यादा लोग यहाँ देख रहे हैं और 2000 के करीब आप लोगों ने लाइक्स कर दिए। तो जल्दी जल्दी से लाइक्स का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे, और जिन लोगों ने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आप लोगों को और फिर अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, क्योंकि अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो आप लोगों के लिए ही और अच्छा रहेगा कि और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा मैं। चलिए, तो अब आप लोग इतना बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो तो मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं देता हूँ। देखिए, मैकियावेली के बारे में आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है द प्रिंस, ठीक है, डायरेक्टली द प्रिंस नाम की पुस्तक किसने लिखी है? द प्रिंस, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, द प्रिंस। तो आपको याद रखना ये पुस्तक लिखी थी मैकियावेली ने, ठीक है। अब जो है एक और क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, भारत की द प्रिंस पुस्तक किसको माना जाता है? भारत की द प्रिंस किसको माना जाता है, ऐसा क्वेश्चन बोला जा रहा है। अब देखो, आप लोगों को मैंने अभी बताया कि मैकियावेली करके एक व्यक्ति थे आपके, ठीक है, मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली, ठीक है, एक व्यक्ति थे इटली के, ठीक है। तो इंडियन मैकियावेली किसको बोला जाता है? भारतीय मैकियावेली या इंडियन मैकियावेली, इंडियन वर्जन इनका भारतीय मैकियावेली किसको मानते हैं आप लोग? ठीक है, भारतीय, भारतीय मैकियावेली, मैकियावेली आप किसको मानते हो? ये आप मानते हो चाणक्य को, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जिसको भी बोलना चाहो आप लोग, ठीक है, एक ही बात है, वो चाणक्य को। ओके, मैकियावेली की जो पुस्तक थी उसका नाम था द प्रिंस, ठीक है। तो चाणक्य की जो पुस्तक है उसको इंडियन द प्रिंस मानेंगे हम लोग। उनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो है उसको इंडियन जो है द प्रिंस पुस्तक की संज्ञा दी गई है, इंडियन द प्रिंस, ये ऐसे आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। चलिए,
तो इंडियन मैकियावेली किसको बोलते हैं? चाणक्य को कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि जितने भी बच्चे हैं जो लोग यूपी सुपर टेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। वाइस वर्सा अगर आप लोग कर रहे हो यहाँ पर, मैं आगे जाकर यूपी की भी एग्जाम देना चाहता हूँ बिहार के साथ साथ में, ठीक है, उसके लिए भी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए, उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे आप लोगों की हेल्प की जा सकती है उसमें। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए मेगास्थनीज किसका दूत था, ठीक है। बीपीएससी जीएस 2017-18 में आया हुआ। तो हर एक पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आपको या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, वो आप लोगों के एग्जाम के लिए काम का है, ठीक है। तो पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से देखा करो, शुरू से आखिरी तक पूरा अच्छे से देखा करो, क्योंकि एक एक पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए, तो बात करते हैं फ्रेंड्स मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज जो है किसका दूत था भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का दूत था, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था, सेल्यूकस या सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। अब देखिए एक और क्वेश्चन आया यहाँ पर में, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूह में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी, ठीक है, उस पुस्तक का नाम बताइए जो एक्चुअल रूप में हम लोगों को नहीं मिलती, लेकिन उसके कुछ अंश दूसरे पुस्तकों में हमको मिलते हैं, मतलब कि दूसरी पुस्तकों ने उसको रेफर किया है। तो उन्हीं, मतलब मान लो कि कोई एक पुस्तक आपने लिखी, लेकिन वो पुस्तक हो गई, लेकिन उसका रेफरेंस लेके बाकी लोगों ने लिखा था कुछ 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 कुछ, तो आप वो बाकी पुस्तकों को पढ़कर वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हो ना, वैसे की गई ये कोशिश है अलग अलग लोगों के द्वारा। तो मेगास्थनीज जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय समाज को कितने भागों के अंदर में विभाजित किया? तो उन्होंने 7 वर्णों में विभाजित किया था, ठीक है। उनका मानना था कि कोई जाति प्रथा वगैरह भारत के अंदर में वर्ण व्यवस्था नहीं थी जब मेगास्थनीज भारत में आया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग मानते हैं कि यार वर्ण व्यवस्था और ये सारी चीजें हमारे भारत के अंदर में वैदिक काल से है, लेकिन जो ये था मेगास्थनीज, उसने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। उसने बोला, उसने कोई वर्ण व्यवस्था वगैरह का जिक्र नहीं किया, उसने 7 समूह में जरूर बांटा है हमारे भारतीय लोगों को। कुछ दार्शनिक लोग थे, कुछ पशुपालक थे, कुछ कृषक थे, ठीक है, ऐसे 7 समूह के अंदर में बांटा, कारीगर थे, निरीक्षक थे, राजा था, लेकिन कहीं पे भी उसने वर्ण व्यवस्था की बात नहीं की। आश्चर्य की बात है ये बहुत ज्यादा, कि भाई हमारे भारत में जबकि इतना ज्यादा प्रिविलेंट था 4 वर्ण, चतुर्वर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसने कहीं देखा ही नहीं ऐसा। चलिए, 7 प्रकार में उसने विभाजित किया है, ठीक है, ओके। तो बाकी के उस समय के जो लेखक थे, उस समय काल के, जब यहां से वो मेगास्थनीज जो है लेकर लेकर गया वो इंडिका नाम की पुस्तक, ठीक है, इंडिका नाम की पुस्तक लिखकर लेकर गया, तो बाकी जो लोग थे, स्ट्रैबो थे, प्लिनी थे, ठीक है, डोरस थे, उन्होंने जब ये पुस्तकों को, उस पुस्तक को देखकर बहुत सारी और पुस्तकें लिखी, उनसे हमको पता चलता है, अदरवाइज मेगास्थनीज की इंडिका अवेलेबल नहीं है आपके पास में। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था। ये कैसे पता चलता है आपको? देखो, बीपीएससी प्री में 17-18 में पूछा गया था, इसके अलावा जो है बीपीएससी प्री में 2003-4 में भी पूछा गया, यूपी की एग्जाम में भी पूछा जा चुका है आप लोगों का, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए, और एक बार यार जल्दी से सेशन को जो है लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि कितने बढ़िया तरीके वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा रहा हूं, ताकि एक एक नंबर से आप लोग जो है वो आगे रहे। भाई अभी आपको बताया कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन था, ये हम लोगों को पता चलता है इंडिका से, मेगास्थनीज की जो इंडिका है उससे, ठीक है। बाकी लोग थे उस समय काल के, उन्होंने जो मेगास्थनीज की इंडिका लिखी है उससे हम लोगों को ये जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का हो जाता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, पिछला एस्टेट पेपर का प्रश्न हल करवा दीजिए। एस्टेट का पेपर, एस्टेट तो इतने सारे शिफ्ट में हुआ था कुमारी जी, आप कौन से वाले शिफ्ट की बात कर रहे हो आप, ये बताइए। ये एस्टेट बोल रहे हो या सुपर टेट बोल रहे हो? देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? अब ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ सैंड्रोकोटस लिखा है और ब्रैकेट में क्या लिखा है?
आप लोग बताओ जल्दी से, देखो ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सेंड्रोकोटस किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस ये शब्द किसके लिए, किसका नाम था ये, एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस? ये अपने आप में एक प्रश्न उठता है कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस किसको कहा गया है। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ी देर में दिखा दूंगा मैं बीपीएससी का टीआरई का क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, तो आप देखिए किसको सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। उसकी एक भेंट हुई थी अलेक्जेंडर के साथ में, सिकंदर महान के साथ में। तो इसका उल्लेख किस, कौन सी पुस्तक के अंदर में किया गया है? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? क्वेश्चन ये पूछा गया आप लोगों से। जी, ठीक है, तो जस्टिन नाम के एक लेखक थे, ठीक है, यूनान के। ओके, मतलब ग्रीक लेखक थे। उन्होंने जो है अपने लेखों के अंदर में ये किया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, उसने जो है सिकंदर के दरबार का दौरा किया था, सिकंदर महान से उसने मुलाकात की थी, अदरवाइज हम लोगों को पता नहीं चलता। उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था सेंड्रोकोटस आया था सिकंदर महान से मिलने के लिए, सेंड्रोकोटस। हम लोगों को ना बहुत लंबे समय तक यही नहीं पता था कि सेंड्रोकोटस ये लिखा है, तो सेंड्रोकोटस है कौन? ठीक है, सेंड्रोकोटस कौन है, सेंड्रोकोटस कौन है? फिर बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सेंड्रोकोटस के बारे में पता चला कि भाई वो सेंड्रोकोटस जो है वो कौन है आप लोगों का। ठीक है, सेंड्रोकोटस कौन है? विलियम जोन्स जो थे उन्होंने पहचान की कि सेंड्रोकोटस जो है वो कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो ये सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य है, ये किसने पहचाना था? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पता है कौन है आप लोगों को? विलियम जोन्स वही है जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उसकी स्थापना की थी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जिन्होंने स्थापना की थी ना 1784 में, वही है वो विलियम जोन्स। उन्होंने बताया कि जस्टिन ने जिसको सेंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस वगैरह ये लिखा है, और बाकी के जो और भी लोग हैं, स्ट्रैबो है जिसने सेंड्रोकोटस सबसे पहले लिखा था। ठीक है, एंड्रोकोटस लिखा है यहाँ पर में प्लूटार्क ने। तो ये सब क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात हो रही है बेसिकली। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, टीआरई 2.0 का क्वेश्चन। अब ये हर एक बच्चा आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। जी, तो देखिए फ्रेंड, सेंड्रोकोटस के रूप में किस मौर्य शासक को वर्णित किया गया है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने, हर बच्चे ने आंसर करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले किसने पहचान की थी कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो है वो ये वही व्यक्ति है? किसने पहचान की थी ये आप लोग बता देंगे। 3500 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 2700 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो और भी बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा क्लास को आगे में और कंटिन्यू करने में। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके बारे में ये बेसिकली बात की गई है आप लोगों की। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारे लेखक है जिन्होंने जो है ये इस्तेमाल किया। चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रैबो ने जो है वो सेंड्रोकोटस कहा था सबसे पहले, स्ट्रैबो ने अपनी पुस्तक के अंदर में। प्लूटार्क ने जो है उनको एंड्रोकोटस अपनी पुस्तक के अंदर में लिखा है। जस्टिन ने भी सेंड्रोकोटस ही उनको कहा है। ठीक है, सेंड्रोकोटस प्लूटो ने, ठीक है, और स्ट्रैबो ने और जस्टिन ने, ठीक है, जस्टिन ने और स्ट्रैबो ने इनको सेंड्रोकोटस लिखा है। प्लूटार्क ने उनको एंड्रोकोटस लिखा है। बाद में विलियम जोन्स ने बताया कि ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना ऑन विच डेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस कंस्टिट्यूटेड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा जल्दी से आंसर करेगा इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आप लोगों को पता है फ्रेंड्स 5 जून है। कितने लोग हैं ऐप के ऊपर में जिन लोगों को पता है कि आज से आपकी रिवीजन बैच जो है वो स्टार्ट हो गई है? ठीक है, रिवीजन बैच। तो रिवीजन बैच आज से जो वापस से आप लोगों के लिए, हम उसको नाम देंगे, ठीक है, री एग्जाम रिवीजन बैच। ठीक है, उसको
तो वही जो आप लोगों की बैच रहेंगी उसी के अंदर में हम लोग फिर से एक अलग फोल्डर बना के पूरा का पूरा जो है रिवीजन को फिर से उसी में स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं ऐप में वो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आज हिंदी वगैरह की भी आपकी और बाकी जो सब्जेक्ट्स है मैथ्स की और बाकी इसकी मेरी वाली क्लासेस की भी रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। जो न्यू बच्चे रिवीजन बैच में एडमिट होंगे उन लोगों को पुरानी वाली जो रिवीजन बैच थी उसका भी एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। मतलब उसी उसी फोल्डर के अंदर में डाल देंगे आपको। सर हम सभी नहीं देखा कि बीपीएससी 3.0 में बीपीएससी हाईलाइट ई बुक से बहुत क्वेश्चन डिट्टो आए थे, क्या हमें सामने पेड मेंबर्स को अपडेटेड वैसा ही साइंटिफिक ई बुक कुछ देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल आपको देखने के लिए मिलेगा। और अभी जो है ना, अभी तो हम बहुत सारे और भी चीजें अपडेट कर रहे हैं उसके अंदर में। जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस डिट्टो उसी में से देखने के लिए मिले थे ई बुक में से, जिसने भी पढ़ा होगा उसको बिल्कुल उसने जरूर इस चीज को अनुभव जरूर किया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आगे में भी उसको जो है ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सुमन मिश्रा जी, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर मैं, तो नेताजी ऑन ऑन विच डेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस कंस्टिट्यूटेड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये आप लोगों की क्लास अस्थाई सरकार जो है उन्होंने कब बनाई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर मैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पेड क्लास का हमारा जो है ये स्लाइड है। 1943 में 21 अक्टूबर को, ठीक है, कहां पर मैं बनाई थी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, कहां बनाई थी? आरजी हुकूमत, आरजी हुकूमत का मतलब भी होता है प्रोविजनल गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार। तो आरजी हुकूमत आजाद हिंद नाम से उन्होंने बनाई थी यहाँ पर में, आरजी हुकूमत आजाद हिंद सिंगापुर के अंदर में, ठीक है। 21 अक्टूबर को हर साल जो है आजाद हिंद गवर्नमेंट डे भी हम लोग मनाते इसी वजह से, ठीक है। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स बेसिकली ये डिक्लेयर किया गया था कि भाई हम लोग जो है पूरे भारत की सरकार यहाँ पर में बना रहे हैं, पूरा जो भारत है उसकी सरकार यहाँ पर में हम लोग बना रहे हैं। जब भारत आजाद हो जाएगा तो ये सरकार कंटिन्यू करेंगे, इस तरीके से उनका कुछ आइडिया था, लेकिन वो आइडिया काम करा नहीं पूरी तरह से। तो 1943 में 21 अक्टूबर को उन्होंने बनाया था। तो आप लोग देख सकते हो एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया आपकी जीएस के अंदर में, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया कब बनाई थी उन्होंने, तो 21 अक्टूबर 1943। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कहाँ बनाई थी, ये क्वेश्चन आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। कहाँ पर मैं बनाई थी बताइए, कहाँ पर मैं बनाया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग। सिंगापुर के अंदर में बनाया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सिंगापुर के अंदर में उन्होंने इसका गठन किया था। और भाई लोग और उन सभी की बहनों, बिहार शिक्षक टीआरई 3.0 अपर प्राइमरी, ठीक है, ऑफिशियल पेपर जो 15 मार्च 2024 को हुआ था शिफ्ट 2 के अंदर में, वो लीक पेपर का क्वेश्चन आपके सामने है। मोटिवेट मोटिवेशन आपके लिए, अब बताइए इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर स्वतंत्र भारत की अनंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जो बच्चे यहाँ पर में क्लास कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जामिनर के ध्यान में है, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन की गारंटी है। चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसी और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा दूं। और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना आप लोगों ने। सिंगापुर के अंदर में तारीख आप लोग लिख दोगे एक बार फिर से, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। चलिए चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे?
ठीक है जी सर, रिवीजन बैच कैसे लूं, मुझे लिंक ही नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ प्रिया ओझा जी, कैसे ले सकते हो आप। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह थे। जितने भी लोग सुभाष चंद्र बोस लगा रहे हैं वो सबका गलत है, मोहन सिंह होगा आपका आंसर। क्योंकि जो मोहन सिंह थे उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, इन्होंने इसका गठन किया था। ठीक है, बाद में जो है फ्रेंड्स इन्होंने इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी, लेकिन एक्चुअल में स्टार्टिंग के अंदर में जो उन्होंने बनाया था, तो वो बनाया किसने था? तो मोहन सिंह ने बनाया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्लीज आप लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे कि भाई बनाया किसने था? मोहन सिंह ने। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में भी पूछा गया था कई बार कि इंडियन नेशनल आर्मी की जोड़ी और बाकी किसकी जोड़ी किसके साथ लगेंगी, तो उस समय में भी आंसर मोहन सिंह था। चलिए, तो ये आंसर याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहन सिंह ने स्थापना की थी, सभी लोग लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? किसने कहा था ये बात, बताइए। 4,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, 3100 से ज्यादा लाइक्स हुए। जल्दी से 4,000 लोग देख रहे हैं, 4,000 को आगे बढ़ाना है हम लोगों ने, और 5,000 का आंकड़ा पार करना है। लाइक दोनों के अंदर में आप सब लोगों की एक एक पर्सन अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो मैं आपको बता दूं। आज भी आप लोगों की रिवीजन बैच होने वाली है जो। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में आप जा सकते हो। ठीक है, टीचिंग परीक्षा ऐप पर चले जाइए आप लोग, या फिर आप जो यूट्यूब सेशन देख रहे हो आप लोग, ठीक है, उसके नीचे में भी आप लोगों को मिल जाएगा टीचिंग परीक्षा की। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जो ये वीडियो देख रहे हो, जैसे आप लोग देख रहे हो ये वाला वीडियो, देखिए आप लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर में। ठीक है, ये आप लोग हो, और नीचे में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लिंक दिखती है, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 3.040 कोर्स, क्लिक किया तो लिंक ट्री नाम का एक लिंक दिखती है आपको। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये एक खुल जाएगा आपका डायरेक्ट लिंक। ठीक है, इसके ऊपर में जो भी आप लोगों ने कोर्स लेना है आप उसके ऊपर में ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये वाला आपका टीआरई ऑल फुल कोर्सेस है, फुल कोर्स में रिवीजन बैच फ्री है। ठीक है, तो फुल कोर्स ले लोगे तो रिवीजन बैच उसी में फ्री मिल जाती है। अदरवाइज रिवीजन बैच लेनी है तो रिवीजन बैच के अंदर में आप इस तरीके से ले सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगे तो ये आप लोगों को मात्र 300 रुपए के अंदर में पीआरटी की रिवीजन बैच मिल जाएंगे आप लोगों को। ओके, और फुल कोर्स अगर आप लोगों ने लेना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ये टीआरई 3 का फुल कोर्स लेते हो, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान प्रोसेस है। जस्ट मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर में बाय हो जाता है पूरा का पूरा ये। ओके, आपने इस पे क्लिक किया, ओके, ये 640 रुपए का पूरा फुल कोर्स, उसके अंदर में जो पूरे सपना वाली क्लास वगैरह सब कुछ इसमें है। अपना नाम वगैरह एंटर किया, मोबाइल नंबर एंटर किया, ये एंटर किया, बाय नाउ पे क्लिक किया, पेमेंट किया, खत्म। ऐप पर जाके पढ़ना स्टार्ट, सिंपल, इतना आसान नहीं है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर में, ये क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन है आपका। किसने कहा था कि रिवॉल्यूशनरी, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर अवेलेबल है ये क्वेश्चन भी। किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में सरकार की स्थापना है? तो ये बात किसने कही? तो सुभाष चंद्र बोस ने कही थी ये बात, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से, सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद फैलाना नहीं है, क्रांति का उद्देश्य है भारत के अंदर में राष्ट्र, भारत की सरकार को स्थापित करना। ठीक है, और अंग्रेजों के नियंत्रण से भारत को मुक्त करवाना। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो कि मोहन सिंह ने स्थापित की थी, उसकी मदद से उन्होंने सिंगापुर के अंदर में 21 अक्टूबर 1943 को आरजी हुकूमत, या फिर अनंतिम सरकार, या फिर आप लोगों की एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, चलिए, कौन सी तारीख थी, कौन सी जगह थी, आप लोग एक बार अगर याद आ रहा है तो लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया? कौन सा स्थान था जहां से उन्होंने प्रसिद्ध अपना उद्घोष किया था दिल्ली चलो का? दिल्ली चलो का नारा दिया था उन्होंने। पीआरटी का जो रिवीजन, उसमें पीआरटी के जितने भी सब्जेक्ट्स है उन सभी का रिवीजन रहेगा। इवन जो आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है हिंदी एंड इंग्लिश, इवन वो तक भी है आपके, तो आप समझ लीजिए, तो फिर तो सारे ही रहेंगे ना आपके। इवन आपका जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है वो भी है आपके। थैंक यू प्रवीण जी। देखिए, अगर हम लोग बात करें फ्रेंड, दिल्ली चलो का नारा उन्होंने कहां से दिया था, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से आ जाए तो याद रखना उन्होंने सिंगापुर से दिया था, क्योंकि सिंगापुर के अंदर में उन्होंने क्या किया था, अपनी आरजी हुकूमत की स्थापना की थी, तो उसी समय में उन्होंने ये नारा दिया था। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि
अब ये क्वेश्चन तो हो गया आपका कि देखो ध्यान से सुनो मेरी बात सभी बच्चे। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा दिया था? ठीक है, सिंगापुर से दिया था। बट दिल्ली चलो का नारा दिया किसने था? दिल्ली चलो का नारा दिया किसने था? किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा? ये देखिए आप लोग, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, और ये आप लोगों का टीआरई का प्रश्न। फिर से एक बार देखिए आप लोग, ये देख सकते हो आप लोग, फिर से पूछा गया प्रश्न आपके टीआरई के एग्जाम में, किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली? कमान संभाली, स्थापना नहीं की, और दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। अब ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा जो है वो पोल के अंदर में भी देगा फ्रेंड्स। पोल यहाँ पर मैं चाहूंगा कि टीम जल्दी से एक पोल क्रिएट कर दीजिए, जल्दी से एक पोल क्रिएट कर दीजिए, और ये पोल के अंदर में भी आप लोगों ने आंसर करना है। चलो अब बताओ आप लोग, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। पोल आ गया आप लोगों के पास में? बताओ अभी, किसने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली? ठीक है, क्योंकि आजाद हिंद फौज जो था वो बनाया तो मोहन सिंह ने था, मोहन सिंह ने। ठीक है, तो उन्होंने कमान संभाली बाद में, और दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर मैं आप लोगों का, जल्दी बताइए। 1600 का चैट रेट चल रहा है फ्रेंड्स, ऐसे आप लोगों के आंसर्स आते रहने चाहिए। आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि ये इसका आंसर क्या होगा, लिख दीजिए आप लोग, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। ठीक है, ना कि रास बिहारी बोस, ना कि मोहन सिंह, ना शाहनवाज खान, ना कि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था सिंगापुर से। ठीक है, वेरी गुड, ये बात हुई ना। ठीक है, अब आप लोग आंसर करने लगे हो, और आप देख ही लगते हो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये। ठीक है, आजाद हिंद फौज की उन्होंने जो है कमान संभाली, इंडियन नेशनल आर्मी भी जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, और उन्होंने जो है फ्रेंड्स दिल्ली चलो का नारा भी जो है वो दिया था उन्होंने। ठीक है, चलिए, इमली में कौन सा अम्ल है बताइए जल्दी से। यहाँ पर मैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है, इमली के अंदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है आप लोगों का? ठीक है, इमली के अंदर में कौन सा वाला अम्ल पाया जाता है? इमली के अंदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और देखिए कौन सा अम्ल किसमें क्या पाया जाता है, ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का जो है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट दे रहा हूं। जैसे अगर आपको चींटी ने काट ली, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर में फॉर्मिक एसिड आ गया है। क्या आ गया आप लोगों की बॉडी में? फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंग से। ठीक है, सिरका जिसको आप विनेगर भी कहते हो, तो उससे आप लोगों के बॉडी के अंदर में अगर आप वो पी रहे हो तो एसिटिक अम्ल है उसके अंदर में, तो एसिटिक अम्ल आप लोग पी रहे हो। ठीक है, नींबू के वंश के जितने भी फल होते हैं आप लोगों के, संतरा, नींबू, मौसम्बी, उसमें साइट्रिक एसिड होता है आपका, साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल। ठीक है, दही या दूध जो आप लोग लेते हो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। ओके, आंवला, ठीक है, और जितने भी साइट्रस फूड है उसके अंदर में एस्कॉर्बिक एसिड आपका पाया जाता है, विटामिन सी भी जिसको कहते हैं। तो विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इमली में कच्चा आम, ठीक है, खा रहे होंगे आप लोग आजकल कच्चा आम, इमली, अंगूर, इनमें जो है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं आप लोग। ठीक है, लाइम वाटर, चूना पानी जो होता है आपका, उसको क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों को, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो ये सब पूछते हैं आप लोगों से। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह से केमिकल रूप में लिखा जाता है? ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इवन आप लोगों से ये लिखा जा सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को केमिकल रूप में कैसे लिखा जा सकता है? ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से समझना, लाइम वाटर, चूना पानी जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आप लोगों का HO2, ये यहाँ पर मैं इस तरीके से, ये ब्रैकेट है यहाँ पर मैं आप लोगों का, ये HO2, इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, या OH भी आप पहले लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हो आप लोग, ओके, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हो आराम से। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है ना वो, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है आपका, ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, दूधिया मैग्नीशियम ये कहा जाता है आपका। ओके,
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोगों के याद रखेंगे आप लोग। और दूसरा, बाकी किस में क्या पाया जाता है, ये आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा का जो व्हाट्सएप जो है आपका चैनल है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसके अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे आप सभी लोग, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें भी मिल जाएगा आपको। दानिश शेख नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये डाल देंगे आप लोगों के लिए लिस्ट पूरी की पूरी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं फ्रिजिड जोन या शीत क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आता है ये बताएंगे आप लोग, और आप लोगों के ऑप्शंस आपके मोबाइल के ऊपर में भी रहे पोल के रूप में। चलिए, पोल भी आप लोगों के पास में आ गया, 3500 से ज्यादा बच्चों ने लाइक कर दिया। जल्दी जल्दी से सेशन को ऐसे ही आगे भी बढ़ाते रहेंगे आप सभी लोग। तो इसलिए हम सबके टीचिंग परीक्षा वाईटी फैमिली लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है, और एक दिन सबको पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि टीचिंग परीक्षा केवल एक चैनल नहीं, एक फैमिली है। और एक बार, चलिए, यूपीएससी फाइल जी बहुत बढ़िया। तो टीचिंग परीक्षा एक चैनल नहीं, एक परिवार है, ये उन्होंने नारा दिया है, बहुत बढ़िया। 640 रुपए साधना कुमारी जी, 640 रुपए, उसमें भी जो है 18% जीएसटी के अंदर में जाता है, ठीक है। उसमें 10% जो है आपका जाता है वो इंटरनेट हैंडलिंग कॉस्ट और प्लेटफॉर्म कॉस्ट के रूप में। तो 6, 18, 28, ठीक है, 10 और 18, 28%, लगभग लगभग 30% आप उसका काट लो, ठीक है। 6 × 18, 4 × 12, 200 रुपए के करीब जो है वो आपका उसमें चला जाता है। आंसर दिख रहा है बोल रहे हैं आप लोगों को ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आंसर देखने के बाद में भी कितना परसेंट लोगों ने डी आंसर लगाया है? केवल 42% लोगों ने, 43% लोगों ने, ठीक है। और जो बाकी के बचे हुए 57 बच्चे हैं, 57% बच्चे, एटलीस्ट उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो है वो ईमानदारी से आंसर किया है, ठीक है, ईमानदारी से। कि नहीं आता तो नहीं आता वाला आंसर उन्होंने देखा नहीं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और नॉर्थ पोल के बीच में जो एरिया है, क्या उसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं? देखिए, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, जल्दी से बता सकते हो मुझे आप लोग यहाँ पर में? इसको आप यहाँ पर में उत्तरी ध्रुव व्रत, ठीक है, उत्तरी ध्रुव व्रत के नाम से जानते हो, जो आप लोगों का 66.5 डिग्री उत्तर वाली लाइन है। ये आपके जो बिहार स्टेट बोर्ड की जो बुक है उससे लिया गया डायग्राम है ये, ठीक है। उत्तरी ध्रुव व्रत के नाम से इसको जानते हैं, और ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, एकदम एग्जैक्टली यहाँ सेंटर में नॉर्थ पोल है आपका, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इनके बीच का जो इलाका है उसको आप लोग जो है क्या बोलते हो? फ्रिजिड जोन, शीत क्षेत्र कहते हो, शीत क्षेत्र, ठीक है, शीत कटिबंध या शीत क्षेत्र के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में बिल्कुल वैसे ही नीचे में भी 66.5 डिग्री साउथ, इसको, अच्छा, 66.5 डिग्री उत्तर को उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं, तो 66.5 डिग्री साउथ को कौन सा वाला व्रत कहेंगे हिंदी में? बताओ आप लोग, जो हिंदी में बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके जी, बिल्कुल निखिल कुमार जी, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न ही है ये, बिल्कुल। जी हाँ, टीआरई 1 का पीआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, मतलब आपको याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। दक्षिणी ध्रुव व्रत कहते हैं इसको, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में उत्तरी शीत कटिबंध क्षेत्र, ये हो जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध क्षेत्र। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह पे मौजूद है ये, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव व्रत को ही आप लोग अंटार्कटिक सर्कल के नाम से भी जानते हो, क्योंकि अंटार्कटिका के पास में है ये। और उत्तरी ध्रुव व्रत जो है उसको आर्कटिक सर्कल, क्योंकि आर्कटिक ओशियन के पास में है ये, आर्कटिक महासागर के पास में है, यहाँ पर में आर्कटिक महासागर भी है आपका, ठीक है, आर्कटिक महासागर भी है, इसी वजह से इसको आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव व्रत को अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, अंटार्कटिक सर्कल के नाम से इसको जानते हैं इंग्लिश में आप लोग, और इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं आप लोग हिंदी में। और ये उत्तरी गोलार्ध का फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध क्षेत्र, और ये दक्षिणी गोलार्ध का शीत कटिबंध क्षेत्र। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, आंसर पता भी है ना, तो भी यार कम से कम यहाँ पर में एक बार कोशिश तो करो, ठीक है। आंसर पता है आपको, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश तो करो, अपने आप को समझाओ, जैसे आप अपने मान लो छोटे से बच्चे को समझा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से समझाइए अपने आप को।
अपने आप को समझाना है। सारे पीवाईक्यूज करवा दीजिए सर, बिल्कुल मैं पीवाईक्यूज आपको सारे के सारे जितने भी संभव हो सकेंगे वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। डी आंसर है, लेकिन क्यू है। देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और नॉर्थ पोल वाला तो है आपका, ठीक है। एरिया लाइंग बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। अंटार्कटिक सर्कल मतलब कितना, वो 66.5 डिग्री साउथ वाला जो है आपका, 66.5 डिग्री साउथ वाला पॉइंट, और यहाँ पर में जो आपका साउथ पोल है उसके बीच वाला जो एरिया है उसको भी आप लोग कहते हो। तो ए एंड सी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ओके, एरिया लाइंग बिटवीन 66.5 डिग्री एंड 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। उनको ना पता है इसको क्या कहते हैं, आपको पता है, आप बता सकते हो मुझे इसको क्या कहा जाता है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको क्या कहा जाता है? 23.5 से 66.5 डिग्री वाले के बीच वाले जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? अलग प्रकार का क्वेश्चन है, एक नया पॉइंट। जितने भी बच्चों ने बता दिया यहाँ पर में, ठीक है, मान जाएंगे उसको कि भाई वो करवा रहा है, बढ़िया से पढ़ रहा है करके। बता दीजिए उसको क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि इसको क्या कहा जाता है, तो मैं आपको इमेज के थ्रू आपका दिखाता हूँ। देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले पॉइंट को टेम्परेट जोन कहते हैं आप लोग, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और नॉर्थ में तो नॉर्थ जो है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत उष्ण, ठीक है, कटिबंधीय क्षेत्र इसके नाम से जाना जाता है। तो शीत उष्ण, देखो उष्ण भी है और शीत भी है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं आप लोग इसको, ठीक है। तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या दक्षिणी सम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी इसको कहा जा सकता है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उत्तरी सम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री में उत्तर में उत्तरी सम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और दक्षिण में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आप लोगों का। ओके, उत्तरी टेम्परेट जोन, ठीक है, दक्षिणी टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो इसको क्या कहा जाता है? टेम्परेट जोन कहा जाता है। जो बी वाला है आप लोगों का टेम्परेट जोन इसको कहते हैं। तो ये आप लोगों का आंसर इस तरीके से होगा ये, ठीक है। अब नया क्वेश्चन भी अगर बीपीएससी बना ले आप लोगों से, तो आप लोगों ने कर दिया यहाँ पर में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को कि आप लोग नए जो है सारी चीजें सीखते जा रहे हो आप लोग। देखिए अंतरदेशीय उत्प्रवास अधिनियम कब पारित किया गया था जिसके तहत बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी? अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इससे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स आपके बीपीएससी के अंदर में आया था अभी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ये आपका कब पास किया गया था। तो भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, अंतरदेशीय उत्प्रवास अधिनियम, इसका मतलब ये था कि अगर भारतीय बागान जो प्लांटर्स है या फिर आप लोगों के जो बेसिकली लेबरर है, ठीक है, प्लांटेशन लेबरर जो बागानों में काम करते, श्रमिक है, बागान श्रमिक, वो जो है बिना अनुमति के जा नहीं सकते, ठीक है। कि भाई यार अब मजा नहीं आ रहा, चलो एक काम करते हैं, ठीक है, कहीं और जाकर बस जाते हैं, अंडमान निकोबार में जाकर बस जाते हैं। नहीं, आप नहीं जा सकते, ठीक है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन वो परमिशन भी दी नहीं जाती थी। शायद ही कभी किसी को परमिशन मिली हो उसके अंदर में, रेयरली, अदरवाइज परमिशन देते भी नहीं थे, और बिना परमिशन के गए तो आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो क्या था बेसिकली कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, मतलब कि जो बागान में चाय उगाने का, कॉफी उगाने का, या जो रबर प्लांटेशन वगैरह में जो काम करते थे, नील की खेती के अंदर में जो काम करते थे, ऐसे किसान, ऐसे मजदूर जो खेती में काम करते हैं, अगर वो बिना अनुमति के छोड़ के जाएंगे उस जगह को तो दंडित किए जाएंगे, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर में जो दार्जिलिंग वाला इलाका था जहाँ चाय की खेती की जाती थी ना, वहां उसके लिए ये लगाया गया था। इसी वजह से जो है फ्रेंड चाय बागान को छोड़कर जाने की अनुमति इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी, और उनके लिए अंतरदेशीय उत्प्रवास अधिनियम, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगाया गया था आपका 1859 के अंदर में। ओके, 1859 में चाय बागानों के जो प्लांटेशन वर्कर्स है उनको बिना किसी परमिशन के, ठीक है, आपका चाय बागान को छोड़ने की अनुमति इसके अंदर में नहीं थी। हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को याद? लिखो सभी लोग 1859। फिर मैं आप लोगों को एक बड़ा वाला मोटिवेशन देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जो है जल्दी जल्दी से जहां भी सेशन को शेयर कर सकता है शेयर जरूर कर देगा, अपनी जितनी भी जिम्मेदारी है सेशन के प्रति वो निभा देगा, लाइक करके सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करके, सारी चीजें,
ठीक है, बहुत जल्द जो है फ्रेंड्स हम लोग 5.5 लाख का जो चैनल है वो बनने वाले हैं, अपन आप लोग हम लोग सब लोग मिलकर। चलिए, अब आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स कौन कौन से एक्ट कब आए थे, अगर ये आप लोगों को चाहिए इसकी लिस्ट, तो आपको टीचिंग परीक्षा का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर में जो लिस्ट वाला सेक्शन है ना, जो इमेज वाला सेक्शन है उसके अंदर में मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीचिंग परीक्षा के ऐप पे इमेज वाले सेक्शन के अंदर में इसको डाल दिया जाए, ताकि बच्चे लोग, जिसके अंदर में हम लोगों ने जो है जिसके अंदर में हम लोगों ने अराउंड 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन अब तक डाल चुके हैं, उसके अंदर में ये क्वेश्चन भी और ऐड हो जाएंगे उसमें। बीपीएससी टीआरई 3.0 का 15 मार्च को लीक वाले पेपर का क्वेश्चन, लीक वाला जो पेपर था उसका प्रश्न बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। 4500 से ज्यादा बच्चे यहां पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 4000 के करीब करीब आप लोगों ने लाइक कर दिए है। आंसर हर किसी बच्चे का आ जाना चाहिए। मैं तो टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पोल भी दे दिया जाए तो बढ़िया हो जाएगा बच्चों के लिए। इस तरीके से आपने देखा कि एक बढ़िया से एक प्लॉट तैयार करके आप लोगों को समझाया क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। अब आपको लगता है कि आप लोग भूल पाओगे कभी? भारतीय उत्प्रवास अधिनियम कब आया था? 1859 के अंदर में आया था। क्यों आया था ये क्वेश्चन आप लोग बता रहे हो यहाँ पर में, ठीक है, ये सारा का सारा पॉइंट। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हो, जहां पर में एक रिसर्च करके टीम आपको पढ़ाती है, एक प्लॉट तैयार करके, ताकि आपको आसान से आसान भाषा में समझाया जा सके ये सारी चीजों को, अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हो तो आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो रिवीजन बैचेस है वो भी आपकी स्टार्ट हो रही है, जैसे ही आपका ये सेशन है। ठीक है, ये आपका वीडियो चल रहा है, वीडियो के नीचे में ही आप लोगों का जो है यहाँ एक लिंक दी गई है आप लोगों की। ठीक है, ये लिंक ट्री के नाम से एक लिंक है, इस पर क्लिक करके आप लोग जो है फ्रेंड्स इसको ले सकते हो। जो भी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं उसके अंदर में आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती का आप फुल कोर्स ले लोगे, फुल कोर्स के अंदर में रिवीजन बैच ऑलरेडी फ्री है आप लोगों की। ठीक है, आप जनरल स्टडीज का पेपर ले सकते हो, 6 to 8 9 10 का ले सकते हो आप लोग। ठीक है, या टीआरई 4 का अगर आप लेना चाहते हो, आप टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हो तो टीआरई 4 का आप ले सकते हो। टीआरई 4 के अंदर में भी हम रिवीजन बैच दे रहे हैं अभी, और जब टीआरई 4 की रिवीजन होंगी वो भी उसके अंदर में रहेगी। तो टीआरई 4 वाला भी आप लोग उसको देख सकते हो। आप लोग जो टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हो टीआरई 4 का ले लेंगे तो रिवीजन बैच उनको अपने आप मिल जाएंगे इसके अंदर में। बाकी आप लोगों की मर्जी है। बाकी जो है फ्रेंड्स आपका जो है हम यूट्यूब के ऊपर में भी करते ही रहेंगे। रिवीजन बैच की डेट एक्सटेंड करवा दीजिए। अरे भाई क्या हो गया तुमको, मतलब रिवीजन बैच की डेट एग्जाम डेट एक्सटेंड करवा करवा के तुम्हारा, ठीक है, मतलब डेट एक्सटेंड करवा दो, ये कौन सा लॉजिक है? मेरे को तो समझा ही नहीं। मतलब पढ़ाई ना करें, रिवीजन बैच की डेट एक्सटेंड करवा दो, मतलब अभी ना पढ़े हम लोग? कमाल करते हो आपको। एक्चुअली क्या हुआ ना, आदत लग गई है। ठीक है, डेट एक्सटेंड करने की, डेट पोस्टपोन हो गई, एग्जाम पोस्टपोन हो गई, इसकी आदत लग गई है। चलिए कोई नहीं, आप देखो वहां पर में ऐसा होता है कि जो क्लास लाइव होती है ना उसको बाद में भी आप देख सकते हो, कितने भी बार, जितने भी बार चाहो उतने बार देख सकते हो आपको। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और आज से आप लोगों की बैच भी स्टार्ट हो रही है तो उसके अंदर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।